नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिजनेस कम्युनिकेशन के एमसीक्यूज को। ये एमसीक्यूज इंग्लिश में हैं, लेकिन हिंदी में भी मैं इसे समझाऊंगा, इसलिए हिंदी मीडियम के छात्रों को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला प्रश्न है, द टर्म कम्युनिस्ट डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड, यानी कम्युनिस्ट शब्द किस भाषा के शब्द से डिराइव किया गया है? ग्रीक, लैटिन, चाइनीज या इंग्लिश? तो देखो, कम्युनिस्ट एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। कम्युनिकेशन की उत्पत्ति कम्युनिस्ट वर्ड से हुई है और ये एक लैटिन वर्ड है। अगला प्रश्न है, कम्युनिकेशन मीन्स डैश इंफॉर्मेशन, फीलिंग एंड थॉट विथ अदर्स टू रिसीव, एक्सचेंज ऑफ, कन्वेइंग या ऑल ऑफ द एबव। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन, फीलिंग और थॉट को क्या किया जाए दूसरों के साथ। तो इसका सही जवाब होगा एक्सचेंज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यदि इसे आप फिल करेंगे तो पूरा सेंटेंस बनेगा, कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, फीलिंग एंड थॉट विथ अदर्स। अगला प्रश्न देखिए, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज एसोसिएटेड विथ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, यानी ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन को किस तरीके का कम्युनिकेशन माना जाता है? फॉर्मल, इनफॉर्मल, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? तो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन माना जाता है। अंगूरी लता संप्रेषण अनौपचारिक संप्रेषण माना जाता है। अगला प्रश्न है, लेटरल कम्युनिकेशन इज बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, सेम कैडर ऑफ पर्सनल, सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर या एमंग ऑल? तो जो लेटरल कम्युनिकेशन होता है ये सेम कैडर ऑफ पर्सन के बीच में होता है, यानी एक ही स्तर के लोगों के बीच में लेटरल कम्युनिकेशन किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन कंबाइंस ऑडियट्री ओनली, विजुअल ओनली, बोथ ऑडियट्री एंड विजुअल या रिटन? यानी ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन में क्या क्या शामिल होता है? तो देखो, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन में ऑडियट्री और विजुअल्स दोनों शामिल होते हैं, यानी आवाज़ और दृश्य दोनों शामिल किए जाते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं दृश्य श्रव्य संप्रेषण, ठीक है। यानी दृश्य भी होगा और सुनाई देने वाली चीज़ें भी होंगी, आवाज़ भी होगी। अगला प्रश्न है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम अदरवाइज नोन एज इंक्वायर, बैरियर, इनकोडिंग या डीकोडिंग? यानी संप्रेषण की बाधाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो संप्रेषण की जो बाधाएं हैं उसे बैरियर्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोस्टर फॉल अंडर विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ओरल, विजुअल, रिटन या स्पोकन? यानी पोस्टर्स को किस तरीके का कम्युनिकेशन माना जाएगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पोस्टर एक विजुअल कम्युनिकेशन है, यानी दृश्य संप्रेषण है। दृश्य दिखाकर कोई अर्थ प्रेषित करने का काम इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज अदरवाइज नोन एज विच कम्युनिकेशन, ग्रेपवाइन, लेटरल, विजुअल या हॉरिजॉन्टल? अनौपचारिक संप्रेषण को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ग्रेपवाइन यानी कि अंगूरी लता संप्रेषण। अगला प्रश्न है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन फ्लो थ्रू, यानी क्षैतिज संप्रेषण किस तरीके से हो सकता है? फेस टू फेस डिस्कशन, टेलीफोनिक टॉक, पीरियोडिकल मीटिंग्स या ऑल ऑफ द एबव? तो ये तीनों ही तरीक़ों से क्षैतिज संप्रेषण हो सकता है। आमने सामने बातचीत हो सकती है, फ़ोन पर बातचीत हो सकती है, या समय समय पर होने वाली मीटिंग के माध्यम से भी संप्रेषण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जेस्चरल कम्युनिकेशन इज अ नॉन वर्बल मैसेज, डायरेक्ट कन्वर्सेशन, ओरल कम्युनिकेशन या रिटन? तो जेस्चर जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, यानी इसमें शब्द का प्रयोग नहीं होता है। ये अशाब्दिक संप्रेषण का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है, फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन आर, यानी संप्रेषण के भौतिक अवरोध कौन से हैं? टाइम एंड डिस्टेंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड, डिनोटेशन या कैनोटेशन? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। टाइम और डिस्टेंस यानी समय और दूरी जो है ये फिजिकल बैरियर में आती है, भौतिक बाधाओं में आती है। अगला प्रश्न है,
कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस विच मीन्स, यानी संप्रेषण की उत्पत्ति एक लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से हुई है जिसका अर्थ होता है कम्युनिटी यानी समाज, शेयर यानी साझा करना, कॉमन मतलब एक जैसा, या मर्जिस्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कम्युनिस्ट का अर्थ होता है शेयर करना। अगला प्रश्न है कम्युनिकेशन स्टार्ट विथ इनकोडिंग, सेंडर, चैनल या फीडबैक, यानी संप्रेषण की शुरुआत कहाँ से होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सेंडर यानी मैसेज भेजने वाला जो व्यक्ति है वहीं से संप्रेषण की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है द नंबर ऑफ की एलिमेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज, यानी संप्रेषण की प्रक्रिया में मुख्य तत्व कितने होते हैं, 5, 6, 7 या 4। तो देखो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में 5 मुख्य तत्व माने गए हैं। अगला प्रश्न देखिए द टू ब्रॉड एरिया ऑफ कम्युनिकेशन आर, संप्रेषण के 2 प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या ओरल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संप्रेषण के 2 क्षेत्र जो हैं मुख्य रूप से, एक वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि शाब्दिक संप्रेषण होता है और दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि अशाब्दिक संप्रेषण होता है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, यानी नीचे दिए हुए कॉम्बिनेशन जोड़े में से कौन से जोड़े जो है मौखिक संप्रेषण को दर्शाते हैं, मीटिंग, मेमो एंड प्रेजेंटेशन, मीटिंग, मेमो एंड परफॉर्मेंस रिव्यू, मीटिंग, प्रेजेंटेशन एंड परफॉर्मेंस रिव्यू या ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मीटिंग, प्रेजेंटेशन और परफॉर्मेंस रिव्यू ये तीनों काम में मौखिक रूप से बातचीत होती है, ओरल कम्युनिकेशन होता है। मेमोज ये रिटन कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन और एग्जाम्पल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, यानी नीचे दिए हुए जोड़े में से कौन से जोड़े लिखित संप्रेषण को दर्शाते हैं। पहला है लेटर एंड वॉइस मेल, रिपोर्ट एंड ईमेल, सर्कुलर एंड वॉइस मेल या ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रिपोर्ट एंड ईमेल। ईमेल भी लिखित रूप से जाता है, रिपोर्ट भी लिखित रूप से बनाई जाती है। वॉइस मेल जो है आवाज़ के माध्यम से यानी बोली के माध्यम से रिकॉर्ड होता है और दोनों में वॉइस मेल दिया है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन गलत होगा, ये ओरल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है ऑर्डर एंड डायरेक्टिव आर एग्जाम्पल ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो आदेश और निर्देश इन दोनों को किस तरीके के संप्रेषण में रखा जाता है। तो ये आएगा आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मतलब ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें उच्च अधिकारी अपनी ओर से कोई बात अपने निचले कर्मचारियों तक पहुंचाता है। ठीक है ना, हायर मैनेजमेंट सबऑर्डिनेट तक जब कोई बात पहुंचाता है तो वो होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इसे हिंदी में कहते हैं अधोमुखी संप्रेषण। अगला प्रश्न है कम्युनिकेशन बिटवीन एचआर मैनेजर एंड सेल्समैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एचआर मैनेजर और विक्रयकर्ता के बीच में यदि कोई बातचीत हो रही है तो ये किस तरीके का कम्युनिकेशन होगा, हॉरिजॉन्टल, लैटरल, डायगोनल या वर्टिकल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब एक विभाग का कोई कर्मचारी दूसरे विभाग के अधिकारी से जब बात करे तो यहाँ पे कम्युनिकेशन की दिशा जो है डायगोनल बनती है। यदि सेम विभाग के अधिकारी और कर्मचारी में बात हो तो वर्टिकल कम्युनिकेशन होगा, यानी क्या तो ऊपर से नीचे बातें जाएंगी या नीचे से ऊपर जाएंगी। लेकिन जब दूसरे विभाग का अधिकारी है और किसी दूसरे विभाग के कर्मचारी से वो बातचीत करता है तो ये डायगोनल कम्युनिकेशन होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन आर वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन या नन ऑफ दीज। तो देखो
डाउनवर्ड यानी अधोमुखी और अपवर्ड यानी ऊपरी मुखी संप्रेषण की बात हो रही है। तो ये दोनों जो है वर्टिकल कम्युनिकेशन यानी कि ऊर्ध्वाधर संप्रेषण के प्रकार हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है विच कम्युनिकेशन कैन बी इनवर्ड एंड आउटवर्ड, यानी कौन सा कम्युनिकेशन इनवर्ड और आउटवर्ड की कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। इनवर्ड यानी बाहर से जब कोई अंदर बात आए तो इनवर्ड होगा, और जब कोई बात अंदर से बाहर जाए तो आउटवर्ड होगा। ये दोनों एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के प्रकार हैं, बाहरी संप्रेषण के प्रकार हैं। जब एक संस्था से बात बाहर की ओर जाती है, दूसरे व्यक्ति तक जाती है जो संस्था का नहीं है, तो ये होगा आउटवर्ड कम्युनिकेशन। और संस्था के बाहर का कोई व्यक्ति यदि संस्था के अंदर के किसी व्यक्ति से बात करता है तो ये होगा इनवर्ड कम्युनिकेशन। अगला प्रश्न देखिए, द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ लिसनिंग इज नोन एज, यानी सुनने का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, कम्प्रिहेंशन लिसनिंग, एप्रिसिएटिव लिसनिंग या इवेल्युएटिव लिसनिंग। तो सुनने का सबसे सरल प्रकार डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाए। अगला प्रश्न देखिए, कम्युनिकेशन इज अ वन वे प्रोसेस, टू वे प्रोसेस, थ्री वे प्रोसेस या फोर वे प्रोसेस, यानी संप्रेषण एक है एक मार्गीय प्रक्रिया, द्विमार्गीय प्रक्रिया, त्रिमार्गीय प्रक्रिया या चार मार्गीय प्रक्रिया। तो कम्युनिकेशन को द्विमार्गीय प्रक्रिया माना जाता है, यानी टू वे प्रोसेस है ये। ठीक है, यानी एक और सेंडर मैसेज भेजता है, रिसीवर उसे रिसीव करता है और बाद में रिसीवर उसे फीडबैक के रूप में जवाब देता है और वो मैसेज फिर सेंडर के पास पहुंचता है। यानी एक दिशा ये हुई कि सेंडर से रिसीवर की ओर बातें जा रही हैं और दूसरी दिशा ये हुई कि रिसीवर से सेंडर की ओर बातें वापस आ रही हैं। इसलिए संप्रेषण को टू वे प्रोसेस यानी द्विमार्गीय प्रक्रिया माना जाता है। अगला प्रश्न है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज इंफॉर्मेशन एंड परसुएशन, स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट या नीड। तो देखो, संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य पूछा है तो ये होता है इंफॉर्मेशन एंड परसुएशन, यानी जानकारी देना और सामने वाले को किसी बात के लिए राजी करना। ये दो काम होते हैं कम्युनिकेशन के। अगला प्रश्न है, द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लो फ्रॉम अ सबऑर्डिनेट टू अ सुपीरियर, अ सबऑर्डिनेट टू अ सबऑर्डिनेट, अ सुपीरियर टू अ सुपीरियर या अ सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अ सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन पूछा है, यानी अधोमुखी संप्रेषण पूछा है, यानी बातें ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगी। तो सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की ओर बात बढ़ेगी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गॉसिप एंड रूमर आर पार्ट ऑफ विच कम्युनिकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, हॉरिजेंटल या वर्टिकल। तो देखो, गॉसिप एंड रूमर यानी गपशप और अफवाहें जो हैं ये अनौपचारिक संप्रेषण यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट होती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज लेटर, ईमेल, टेलीफोन या फैक्स। मौखिक संप्रेषण का उदाहरण कौन सा है। तो देखो, लेटर और ईमेल ये दोनों रिटन होता है, फैक्स भी रिटन होता है। टेलीफोन पे जो बातचीत होती है वो ओरल कम्युनिकेशन होती है, यानी मौखिक संप्रेषण होती है। अगला प्रश्न है, विच वन इज एन इफेक्टिव ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। निम्न में से कौन सा प्रभावी दृश्य श्रव्य संप्रेषण है। सिनेमा, टेलीविज़न, ड्रामा या ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। चाहे आप सिनेमा देख रहे हों, चाहे टेलीविज़न देख रहे हों या ड्रामा देख रहे हों, तीनों में आपको दृश्य भी दिखाई देते हैं, आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, इसलिए ये तीनों ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है, एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन इज सेव टाइम, सेव मनी, परमानेंट रिकॉर्ड या नीट। तो देखो, यहाँ पे पूछा है कि लिखित संप्रेषण का क्या फ़ायदा है। तो लिखित संप्रेषण का फ़ायदा होता है कि इसका एक परमानेंट रिकॉर्ड बनाया जा सकता है जो आगे आपके लिए भविष्य में एक प्रूफ का काम कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, रिटन कम्युनिकेशन डज नॉट इंक्लूड रिपोर्ट, फॉर्म्स, नोटिस या नन ऑफ दीज। यहाँ पूछ रहा है कि लिखित संप्रेषण में क्या चीज़ नहीं आएगी, रिपोर्ट, फॉर्म, नोटिस या कोई भी नहीं। तो देखो ये तीनों ही चीज़ें जो हैं रिटन कम्युनिकेशन में आएंगी, क्योंकि ये तीनों लिखित तरीके से बनाई जाती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है डज नॉट इंक्लूड, यानी क्या शामिल नहीं है लिखित संप्रेषण में। तो ये तीनों चीज़ें क्योंकि लिखित संप्रेषण में शामिल हैं, इसलिए सही जवाब होगा नन ऑफ दीज। इसके बाद देखिए, एरर इन लैंग्वेज, ग्रामर और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट टेक अवे क्लियरिटी, करेक्टनेस, क्रिस्पनेस या कंसाइजनेस। यानी यदि लैंग्वेज की, ग्रामर की और विजुअल रिप्रेजेंटेशन में कोई गलती हो तो वो किसको प्रभावित करती है, तो वो करेक्टनेस को प्रभावित करेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज बिटवीन सेलर एंड कस्टमर। यानी ग्राहक और विक्रेता के बीच में यदि संप्रेषण होता है तो वो कौन सा प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, मैनेजेरियल कम्युनिकेशन या फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। तो देखो क्रेता विक्रेता किस में होते हैं, बिजनेस में होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि क्रेता और विक्रेता के बीच में जो बातचीत होती है वो व्यावसायिक संप्रेषण यानी बिजनेस कम्युनिकेशन का अंग है। अगला प्रश्न, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग आर ऑल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, इमोशनल बैरियर, इवेल्युएशन टेक्निक या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना, चारों चीज़ें किस में शामिल होंगी, तो ये शामिल होंगी कम्युनिकेशन स्किल में। ठीक है ना, संप्रेषण कला में ये चारों चीज़ें आती हैं, कैसे हम लिखें, कैसे पढ़ें, कैसे बोलें और कैसे सुनें। अगला प्रश्न है, कम्युनिकेशन बैरियर्स आर, संप्रेषण की बाधाएं हैं, और रिसीवर रिस्पॉन्स टू अ मैसेज, एवेन्यू थ्रू विच मैसेज आर डिलीवर्ड, ऑब्स्टेकल दैट इंटरफेयर विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मैसेज या द सर्कमस्टांसेज अंडर विच कम्युनिकेशन टेक प्लेस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑब्स्टेकल इंटरफियर विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मैसेज। यानी संदेश को पढ़ने समझने में जो बाधा उत्पन्न करे उसे हम कम्युनिकेशन बैरियर मानेंगे। अगला प्रश्न है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन एक्सेप्ट। यानी निम्न में से कौन सा वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल नहीं है, ईमेल, सिंबल्स, टेलीफोनिक कॉल या टेक्स्ट मैसेजिंग। तो वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है शाब्दिक संप्रेषण, यानी जिसमें शब्दों का प्रयोग होता हो। तो ईमेल में, टेलीफोन कॉल में और टेक्स्ट मैसेज में, तीनों में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन सिंबल्स जो हैं इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, चिन्हों का प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश इज द वर्डलेस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच टेक्स द फॉर्म ऑफ पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, टेंशन, ब्रीथिंग एंड टोन एक्सेट्रा। यानी निम्न में से यह एक ऐसा अशाब्दिक स्वरूप है संप्रेषण का जिसमें पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, चेहरे का हाव भाव, नज़रों को मिलाने का तरीका, तनाव, सांस लेने का तरीका और टोन आदि को शामिल किया जाता है। वर्बल कम्युनिकेशन, गार्बेज कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो देखो ये आएगा आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, यानी जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, ब्रीथिंग, टेंशन, टोन्स इत्यादि का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। इसके बाद देखिए, लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड एंड डिसाइडेड इन अ मीटिंग इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन, मिनट्स, इनवॉइस या एजेंडा। यानी एक मीटिंग के दौरान जिन बातों को डिस्कस करना है, चर्चा करनी है और निर्णय लेना है, उसकी लिस्ट को हम क्या कहते हैं, उसकी लिस्ट को हम एजेंडा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एन एजेंडा प्रिपेयर्ड इन द कनेक्शन विथ। एक एजेंडा को किस संदर्भ में बनाया जाता है, मीटिंग, बिजनेस टूर, एग्जीबिशन या पर्सनल नोट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा,
मीटिंग का ही एजेंडा बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश इज अ कम्युनिकेशन विच कंटेन द डिसीजन ऑफ द मीटिंग, अमेंडमेंट, रिजोल्यूशन, डिबेट या मिनट्स। यानी निम्न में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो मीटिंग में लिए गए निर्णयों को प्रकट करती है। तो ये होगा आपका मिनट्स। ठीक है ना, मिनट, इससे हिंदी में भी मिनट्स ही कहते हैं। मिनट्स एक तरीके से एक समरी होती है जिसमें मीटिंग के दौरान क्या क्या बातें हुई और किन किन निर्णयों पे पहुंचा गया, इसका विवरण होता है। अगला प्रश्न है, अ रिपोर्ट प्रिपेयर्ड इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू एन एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर इज नोन एज विच रिपोर्ट, फॉर्मल, इनफॉर्मल, स्टैट्यूटरी या जनरल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फॉर्मल। यानी एक रिपोर्ट जो पहले से निर्धारित फॉर्म में बनाया जाता है और पहले से निर्धारित तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, उसे हम फॉर्मल यानी औपचारिक रिपोर्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है, डैश इज डन बाई ड्राइंग अ लिस्ट ऑफ द आइटम ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग, मिनट्स, रिजोल्यूशन, इन्विटेशन या एजेंडा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एजेंडा। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट इंडिविजुअल नेचुरली मेंटेन बिटवीन ईच अदर, क्रोनेमिक्स, जेस्चर, प्रॉक्सिमिक्स या नन ऑफ दीज। यानी एक कम्युनिकेशन के समय दो लोगों के बीच में जो दूरी होती है, नॉर्मली जो मेंटेन करते हैं दोनों लोग, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है प्रॉक्सिमिक्स के नाम से। ठीक है, यह स्थान और दूरी भाषा का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है, अ सर्कुलर इज अ फॉर्म ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन या विजुअल कम्युनिकेशन। तो देखो, सर्कुलर जो है एक ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। जब कोई एक सूचना बहुत सारे लोगों तक पहुंचानी होती है तो सर्कुलर का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, जूनिंग लेटर आर ऑल्सो कॉल्ड कलेक्शन लेटर, लेटर ऑफ क्रेडिट, कंप्लेंट लेटर या सजेशन लेटर। तो देखो, जूनिंग लेटर एक तरीके से कंप्लेंट लेटर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश इज आल्सो रेफर्ड टू एज क्रिटिकल और जजमेंट लिसनिंग। यानी किसे हम क्रिटिकल सुनना कहेंगे, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, बायस्ड लिसनिंग, इवेल्युएटिव लिसनिंग या अप्रिसिएटिव लिसनिंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इवेल्युएटिव लिसनिंग। यानी जब किसी चीज़ के मूल्यांकन के लिए सुनना किया जाता है तो उसे क्रिटिकल लिसनिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डैश टेक प्लेस व्हेन यू लिसन टू ओनली दोज थिंग दैट यू वांट टू हियर और टू दोज दैट यू इंटरेस्टेड। यानी जब आप केवल वही चीज़ें सुनते हैं जिसे आप सुनना चाहते हैं या जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो उसे क्या कहा जाएगा, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, बायस्ड लिसनिंग, सेलेक्टिव लिसनिंग या एप्रिसिएटिव लिसनिंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एप्रिसिएटिव लिसनिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हाट इन्वॉल्व हाउ वी अरेंज पर्सनल स्पेस एंड व्हाट वी अरेंज इन इट। यानी किसमें हम अपने पर्सनल स्पेस को मेंटेन करने के बारे में विचार करते हैं। तो ये हम विचार करते हैं प्रॉक्सिमीज में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद, डैश इज द स्टडी ऑफ बॉडी फिजिकल मूवमेंट। यानी शरीर के मूवमेंट के बारे में स्टडी किसके अंतर्गत किया जाता है, किनेसिक्स, प्रॉक्सिमीज, टाइम लैंग्वेज या पैरा लैंग्वेज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, किनेसिक्स के अंतर्गत हम बॉडी के मूवमेंट के बारे में अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है, इट इन्वॉल्व हाउ वी से समथिंग इन डिफरेंट पिच, टोन एंड वॉइस मॉड्यूलेशन सच एज स्लो और फास्ट। यानी कि निम्न में से किस में आवाज़ की पिच, टोन और वॉइस मॉड्यूलेशन या आवाज़ को धीमा या तेज करना शामिल होता है, किनेसिक्स, प्रॉक्सिमिक्स, टाइम लैंग्वेज या पैरा लैंग्वेज। तो ये पैरा लैंग्वेज का पार्ट है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, डैश आर आवर बॉडी पार्ट स्पेशली आर्म, लेग, हैंड एंड हेड कन्वे मीनिंग। यानी किसके अंतर्गत हमारे शरीर के जो पार्ट हैं, खासतौर से हाथ, पैर, बाह और सर, ये किस मीनिंग को प्रकट करते हैं, जेस्चर, प्रॉक्सिमिक्स, टाइम लैंग्वेज या पैरा लैंग्वेज।
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जेस्चर। जेस्चर में इस बात को ध्यान में दिया जाता है कि हाथ पैर का मूवमेंट कैसा है, सर और बाह में किस तरीके का परिवर्तन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, इसका अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, करिकुलम वाइटे इज नोन एज पर्सनल प्रोफाइल, पर्सनल डेटा शीट, क्वालिफिकेशन शीट या ऑल ऑफ द एबव। यानी CV किस स्वरूप में जाना जाता है, पर्सनल प्रोफाइल, पर्सनल डेटा शीट, क्वालिफिकेशन शीट या ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। करिकुलम वाइटे जो है वास्तव में इन तीनों चीज़ों को प्रकट करता है। इसके बाद देखिए, द वर्ड मेमो इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर मेमोरी, मेमोराइजिंग, मेमोरेंडम या मेंबर ऑर्डर। यानी मेमो किस शब्द का शॉर्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मेमोरेंडम को ही शॉर्ट में मेमो कह दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मेमो इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच मीन्स अ थिंग विच मस्ट बी रिमेंबर्ड, अ थिंग विच मस्ट बी मेमोराइज्ड, अ थिंग विच मस्ट बी रिटन या अ थिंग विच मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि मेमोरेंडम का मतलब है अ थिंग विच मस्ट बी रिमेंबर्ड, यानी ऐसी बात जो याद रखी जाए। तो आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।